समस्त विद्यार्थियों को मेरा आज पुनः नमस्कार। घनश्याम दास कोहली पुनः कक्षा 12 की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके सामने लेकर आया हूं, जिन्हें मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, उम्मीद है आपके लिए वीडियो लाभदायक साबित होगा। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क। जैसा कि इस शब्द से प्रतीत हो रहा है कि अपरोध का मतलब किसी प्रकार का मार्ग में बाधा। अब वो मार्ग में बाधा आ रही है किसी बढ़ते समय, तो उसको अपन रोक रहे हैं और बैलेंस बना के चल रहे हैं, इस प्रकार का ये शब्द है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 के बाद प्रारंभ होता है और उसके बाद दो महाशक्तियां उभर कर सामने आती हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए तो वो अमेरिका ये जानता था कि जापान हमारे सामने घुटने टेकने वाला है, वो हार मानने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमाणु अस्त्रों का उपयोग किया। वह ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह दुनिया को बताना चाहता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री हूँ, और वो ये भी चाहता था कि सोवियत संघ किसी विश्व के अधिकांश देशों से अपना राजनीतिक और आर्थिक लाभ ना ले सके और दुनिया के विभिन्न देश मेरी विचारधारा से जुड़ें और मैं उनसे ज़्यादा लाभ ले सकूं। और समझते हैं आगे इसको। यह शीत युद्ध के समय की बात है। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? अपरोध, रोक, संतुलन का तर्क। किसकी दृष्टि में कहेंगे? जो ये चाहते थे कि हम अटैक करें और बाद में ये सोचने लगे कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रयास किया कि हम सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, और सोवियत संघ ने अमेरिका के प्रति प्रयास किया कि हम इन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, इन्हें रोकें, इनकी विचारधारा को फैलाने से रोकें। तो उन्होंने विचार किया दोनों ने मिलकर कि यदि हम दोनों एक दूसरे के प्रति आणविक यानी कि एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के हथियारों को नष्ट करने का प्रयास भी करते हैं, तो भी सामने वाले के पास इतने हथियार शेष बच जाएंगे कि वो हमें बर्बाद कर सकता है। तो यह जो तर्क था आपस में महाशक्तियों का, इसी को शीत युद्ध के दौरान कहा जाता है अपरोध, रोक और संतुलन। इसी के कारण ये जो शीत युद्ध था वो शीत युद्ध ही बना रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में वो तब्दील नहीं हो सका। दूसरा टॉपिक है शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होता होगा बार बार कि जो शीत युद्ध है जो रक्त रंजित युद्ध के रूप में क्या रूप ले सका? रक्त रंजित यानी कि खून युद्ध के रूप में तब्दील हो पाया? हाँ, कहीं कहीं जगह पर हुआ, लेकिन इसका रूप क्या हुआ? तृतीय विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तन नहीं हो पाया। तृतीय विश्व युद्ध के रूप में भयानक इस युद्ध का रूपांतरण नहीं हो पाया। तो आज हम समझते हैं शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका उसको अपन समझते। थोड़ा सा अपन ने अपरोध के बारे में पढ़ा था, उसी से संबंधित इसका विवरण है। सबसे पहली बात है, दोनों ही पक्षों के पास यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता थी इन दोनों के पास में कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना
चाहता था। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर कैसी रही? ठंडी रही। परंतु पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को ना रोक सकी। कहने का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध क्या हुआ? रक्त रंजित युद्ध नहीं हो पाया। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के प्रति किसी से कम नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये युद्ध क्या रक्त रंजित युद्ध नहीं हो पाया? लेकिन इसके साथ क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसकी तासीर कैसी रही? ठंडी रही। लेकिन ठंडी रहने के बावजूद इनके प्रति जो प्रतिद्वंदिता थी, प्रतिस्पर्धा थी, वो नहीं रुकी। मतलब हथियारों के असले को बढ़ाने वाली इनकी जो प्रतिद्वंदिता थी, विश्व में अपनी विचारधारा को फैलाने की जो प्रतिद्वंदिता थी, तो वो आपस में जो वैमनस्यता वाली बात थी वो ये कम नहीं कर पाए और प्रतिद्वंदिता इनकी कैसी रही? बनी रही। अगला जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं। शीत युद्ध इस प्रकार हम जानते हैं किसी न किसी वस्तु में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं, किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं, किसी के कार्य में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार जो शीत युद्ध था उसकी भी कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं, जिसके कारण शीत युद्ध था जो एटॉमिक युद्ध के रूप में या तृतीय विश्व युद्ध के रूप में तब्दील नहीं हो पाया। आइए इन विशेषताओं को समझते हैं, आज जानते हैं। सबसे पहली विशेषता जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक जो कक्षा 12 की पुस्तक में दी गई है वो है इसमें दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ और उनके अपने अपने गुट थे। मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका थे, जिसे यूएसए कहते हैं, उसने नाटो, सीटो, सेंटो ये गुट बनाए थे और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। जे इन्होंने अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने पावर को बढ़ाने के लिए दोनों ने अपने अपने गुट तैयार किए थे, संगठन तैयार किए थे। ये शीत युद्ध की पहली विशेषता रही। दूसरी विशेषता रही इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें। किसकी अपेक्षा थी? शीत युद्ध की अपेक्षा थी। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना था। ये इसकी दूसरी विशेषता रही। मतलब जो प्रतिद्वंदी जो गुटों में शामिल हो गए उनके देश, उनकी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के, तो उन्हें इस प्रकार से रहना था कि यदि हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तभी हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, और किसी एक देश पर अटैक करता है हमारे गुट वाले देश के प्रति, तो हम सारे के सारे मिलकर उस पर अटैक करेंगे। लेकिन परमाणु अस्त्रों का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। तीसरा जो बिंदु था, तीसरी जो विशेषता है वो है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को, परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, और वो समझे भी, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाएगा। मतलब हमें आपसी जोखिम नहीं अपनाना है ज़्यादा। यदि हम आपसी जोखिम अपनाएंगे तो दोनों महाशक्तियां हैं, दोनों महाशक्तियों के पास उनके अपने अपने देश हैं, उनकी भी शक्तियां हैं। दोनों देशों ने जो संधियां की थी विभिन्न देशों से वो भी हैं। तो हमें ज़्यादा अपने क्या कहते हैं मूर्खता भरे व्यवहार को नहीं अपनाना है, हमें अपने विवेकपूर्ण व्यवहार को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। चौथी विशेषता रही दोनों महाशक्तियां जान रही थीं कि उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच, दोनों महाशक्तियां जान रही थीं कि उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। मतलब दोनों महाशक्ति जी सामने रही थी, हमारे जो गुट हैं उनके पास एक दूसरे के प्रति पारस्परिक शक्ति इतनी अधिक है कि हम यदि किसी दूसरे गुट के लिए, सामने वाले गुट के लिए, यदि अमेरिका है जो सोवियत संघ वाले गुटों के लिए यदि नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वो भी हमारे लिए नुकसान पहुंचाएंगे। और इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि हमें
किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद हमें भी नुकसान हो, हमारे द्वारा किसी को नुकसान यदि पहुंचा रहे हम, तो उससे हमें भी क्या हो, नुकसान हो, तो ऐसा हमें ऐसा क्यों उठाएं, और उस कदम को उठाने से हमारा विध्वंस होगा, हमारे देश की जन और धन की हानि होगी, पॉलिटिकल नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान होगा, सोशल नुकसान होगा, तो हम ऐसा क्यों करें। पांचवी विशेषता रही परस्पर अवरोध के संबंध में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना, और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना, जो कि उन्होंने किया। दोनों महाशक्तियों ने ये जो संयम का उदाहरण प्रस्तुत किया, संयम दिखाया, वो किसके कारण दिखाया, पारस्परिक अवरोध के कारण। मतलब हमें जोखिम यदि हम उठाएंगे तो हम दोनों के लिए नुकसान होगा, किसी एक के लिए नुकसान होने वाला नहीं। इसके कारण क्या हुआ, शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। किसने संभाला, शीत युद्ध ने। मतलब जो इनके बीच में पारस्परिक अवरोध था, उसके कारण तृतीय विश्व युद्ध के रूप में यह शीत युद्ध बदला नहीं, तब्दील नहीं हुआ, जिससे जो समस्त मनुष्य जाति उस समय जो थी, समस्त विश्व के देश थे, विभिन्न देश थे, वो जो खतरे को देख रहे थे, उस खतरे से बच सके, जैसे तैसे शीत युद्ध ने इस खतरे को रोक लिया। अगला मेरा टॉपिक है आज का, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे होता है। अपन ये दिमाग लगाएं कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ से मतलब पूरा विश्व दो ध्रुवीय देशों के बीच में बट रहा हो, तो इन दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, इसे और क्या कहते हैं अपन, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन का उदय। ये किस प्रकार से होता है इसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहली बात है, दोनों महाशक्तियां यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इसे अपन कहते हैं यूएसए और यूएसएसआर, विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। मतलब सोवियत संघ ये सोच रहा था कि हमारी समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए, दूसरे देश संयुक्त राज्य अमेरिका ये सोच रहा था कि हमारी उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए। तो इसमें क्या हुआ, दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई। मतलब कुछ देशों ने अमेरिका की विचारधारा को अपनाया और कुछ देशों ने सोवियत संघ की विचारधारा को अपनाया। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। क्योंकि जब दो शक्तियां सामने दिखेंगी तो किसी न किसी एक के साथ तो व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा, और यदि नहीं जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उस पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व के अधिकांश देशों ने सोचा कि हमें एक न एक महाशक्ति के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे हम यूएसए के साथ जुड़ें, चाहे हम यूएसएसआर के साथ जुड़ें। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल किसके लिए किया, निजी हित में किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता, छोटा व्यक्ति होता, अगर किसी व्यक्ति से मित्रता करता है तो उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। उसी प्रकार जो छोटे देश थे उन्होंने भी महाशक्तियों के साथ जो जुड़ाव किया, जुड़ाव का जो इस्तेमाल था वो क्या था, निजी हित में था। मतलब उनका पर्सनल प्रॉफिट क्या है, उसमें क्या होगा, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने महाशक्तियों के साथ संबंध बनाए। इन देशों ने संबंध क्यों बनाए, इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ जो महाशक्तियां थी वो क्या दे रही थी, सुरक्षा का वायदा, हथियार और आपसी मदद। क्या दिया, सबसे पहला दिया जो आपके पड़ोसी देश हैं उनसे हम आपकी सुरक्षा करेंगे, तो दूसरी हथियार देंगे और आर्थिक मदद यानी कि पैसे की मदद देंगे आपके देश को चलाने के लिए, आपके देश के व्यापार को चलाने के, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो इस प्रकार से जो ये देश इनसे जुड़े, जो ये देश महाशक्तियों से जुड़ रहे थे, इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इस कारण से भी
जो इन्हें जो स्थानीय जो प्रतिद्वंदी देश थे उनसे क्या मिल रहा था, सुरक्षा का वायदा हो रहा था महाशक्तियों के द्वारा, और हथियार और आर्थिक मदद देने का इन्हें आशा थी कि हमें इनसे आर्थिक मदद मिलेगी। तो महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के क्या हुआ, दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। महाशक्तियों के नेतृत्व में क्या दुनिया के विभिन्न देश जुड़ रहे थे, जिसे पूरी दुनिया विश्व में दो खेमे बनने वाले थे कि अब तो दुनिया दो खेमों में बट जाएगी। यह विभाजन सबसे पहले कहाँ पर हुआ, यूरोप में। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप था जो उसका विभाजन हुआ। यूरोप कैसे दो ध्रुवों में बटा। पश्चिमी जो यूरोप था, पश्चिमी यूरोप किसके अधिकार क्षेत्र में जा रहा था। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि जो पूर्वी यूरोप है सोवियत खेमे में शामिल हो गया, क्योंकि वो पूर्वी यूरोप है जो आप मैप पर देखेंगे वो कहाँ पर है, सोवियत संघ से जस्ट झुका हुआ है। इसीलिए ये खेमे क्या पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाए। क्या हुआ, ये दो खेमे कौन से कहलाए, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। मतलब जो पश्चिमी यूरोप था जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाले गठबंधन में चला गया, और जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ वाले गठबंधन में गुट में चला गया। इस प्रकार दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ होता है। इस प्रकार ये क्या हुआ, दो ध्रुवीय विश्व में पूरा विश्व बंटने लगा, इसकी शुरुआत हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नाटो की स्थापना कब हुई, इसमें कितने देश शामिल थे और नाटो की क्या विशेषताएं थीं, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। जो अपन अभी पढ़ा थे, पश्चिमी गठबंधन जो यूरोप का पश्चिमी हिस्सा था उसने गठबंधन बनाया, उसने क्या किया, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया अप्रैल 1949 में। और वो संगठन कब बना, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नाम से उसका नाम दिया गया, और उसको इंग्लिश में कहते हैं नाटो। और इसकी स्थापना 1949 में, अप्रैल 1949 में हुई। उत्तर अटलांटिक संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि वहीं पर उत्तर अटलांटिक जो एरिया है, उत्तर अटलांटिक का एरिया है। इसमें कितने देश शामिल थे, इसमें 12 देश शामिल हैं। अब जो 12 देश शामिल जो थे उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें। नाटो 1949 में सोवियत संघ से बचाव के लिए किससे बचाव के लिए इसकी स्थापना हुई, सोवियत संघ से बचाव। सोवियत संघ था जो यूएसएसआर, उसकी शक्ति से बचाव के लिए इसकी स्थापना हुई। इस संगठन में इसमें कौन कौन से देश थे, जो 12 देश अभी बताए मैंने आपको। इसमें यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और लग्जमबर्ग आदि देश थे। इनको आप वर्ल्ड मैप पर अच्छी से आसानी से देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए अच्छे समझने के लिए। फिर क्या होता है, ये 12 देश जो शामिल थे उनके बाद ये शुरुआती दौर में शामिल थे। इसके बाद कालांतर में तुर्की, यूनान और पश्चिमी जर्मनी भी इसके सदस्य बन गए।